तो नेफ्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले करना है यूरिन फॉर्मेशन। चलो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यूरिन का फॉर्मेशन कैसे। देखो ये वाला ऐसे अभी आपको दिखाई नहीं देगा। देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, तो मैं इसको दो पार्ट में समझाऊंगा। जरा था देखो, समझो ये, इसको मैंने दो पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसको इनलार्ज करके आधे आधे पार्ट में समझाता हूँ एक एक करके। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा उसका। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये आपको एक ब्रोकन लाइन दिखाई दे रही है ना। तो ब्रोकन लाइन के ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाली जो प्रोसेस हो रही है, ये वाली प्रोसेस हो रही है कॉर्टेक्स है ना। और ये वाली जो प्रोसेस, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेडुला में। मैंने आपको, जब मैं आपको किडनी पढ़ा रहा था, याद करो जब मैं आपको किडनी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चर है ना। ऐसा कुछ किडनी का स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और हमने पढ़ा हुआ था कि किडनी में दो अंदर की तरफ पार्ट है। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि ये मेडुलरी रेज वगैरह है ना, ये जो हमने पढ़ा था कि ये अंदर की तरफ है। तो मैंने आपसे ये बताया था कि बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स का है और अंदर वाला पार्ट जो है उस पार्ट को हम मेडुला कहेंगे। ठीक है। मेडुला, आप देखो क्या है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था कि आधा इधर रहता है आधा इधर, ऐसे। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ऊपर आधा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आपको पीसीटी जो दिखाई दे रहा है आपको, और ये आपको जो डीसीटी दिखाई दे रहा है ना, पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी डीसीटी वाला जो पार्ट है ये आपका, और ये आपकी कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ना, ये वाला पार्ट आपका कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। नीचे आप देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, और ये जो आपकी रीनल पैप ये वाला पार्ट है ना, जिसमें फिल्ट्रेट आता है, ये वाला पार्ट नीचे वाला। फाइनली जो आपकी यूरिन डक्ट है या कलेक्टिंग डक्ट जो है, वो वाला पार्ट आपका आता है जाकर के किसमें, यहाँ पर मेडुला में आता है। ठीक है ना। तो लूप ऑफ हेनले वाला, मैंने आपको इतना याद रखा है, लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है ये मेडुला में आता है, और कॉर्टेक्स में डीसीटी पीसीटी जो आते हैं ये कॉर्टेक्स में आते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आधा आधा करके इसको एनलार्ज करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो पहले क्या होता है, हम इसके लिए यूरिन टर्म नहीं यूज कर सकते अभी। ठीक है। चलो ये भी मैं साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा भी साइड कर देता हूँ, मैं साइड कर देता हूँ कैमरे को भी। पीडीएफ और थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। हम्म अब मेरे हिसाब से आपको इजीली समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब सही है। राइट। तो देखो हम कॉर्टेक्स वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ये पूरा हिस्सा बोमेन्स कैप्सूल का रहता है। बोमेन्स कैप्सूल में ये वाला पार्ट हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस है, और यहां से ब्लड आता है जिसमें ब्लड प्लस यूरिया मिक्स है। तो यहां पर इम्प्योर ब्लड आता है, तो ब्लड प्लस यूरिया है ना। तो ब्लड प्लस यूरिया मिक्स है, और यहां से फिल्टर होकर के प्योर ब्लड वापस चला जाता है। ठीक है, प्योर ब्लड। इस प्रोसेस में इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक पार्ट है जिसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। ग्लोमेरुलस एक फिल्टर की तरह फंक्शन कर रहा है, फिल्टर की तरह काम कर रहा है ना। तो नेफ्रॉन में, तो हमारी बॉडी, हमने पढ़ा कि अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन 10 मिलियन नेफ्रॉन में सबके अंदर एक, मतलब हमारी बॉडी में एक किडनी में 10 मिलियन ये है फिल्टर है। ये सब फिल्टर क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने, यूरिन को फिल्टर करने का काम नहीं, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर करके अब क्या होता है कि कुछ अमाउंट में वाटर और बाकी के वेस्ट मटेरियल को ये ले लेते हैं।
यहां पर अभी हम जो पार्ट फिल्टर हुआ उसके लिए यूरिन टर्म यूज करना बिल्कुल गलत है, इसको हम यूरिन नहीं कह सकते। तो भाई साहब अगर यूरिन नहीं कहेंगे तो हम इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए टर्म हम जो यूज करते हैं दैट इज फिल्ट्रेट, है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर ये फिल्ट्रेट निकल आया। अब फिल्ट्रेट यहां से इन पाइप से पास होता है। जब फिल्ट्रेट, आप देखो फिल्ट्रेट में क्या है, फिल्ट्रेट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो काम की चीजें हैं, है ना, जो कि फिल्टर तो हो गई हैं लेकिन उन्हें क्या है, तो इसमें यूरिन तो मिक्स है, यूरिन के साथ में कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हैं इसमें, है ना। तो इसमें साथ में हमें इन सब्सटेंसेस को बाहर नहीं जाने देना। प्लस क्या है, यूरिन में जो है वाटर है ना, इसमें एक्स्ट्रा वाटर भी है। तो क्या है, हमें वाटर को उतना ही यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है जितनी की जरूरत है। प्लस साथ में जो वैल्यूएबल सब्सटेंस उनको रीएब्सॉर्ब कर लेना है। तो ये जो पाइपलाइन है, नेफ्रॉन का पूरा पाइपलाइन है, जिसको कि आपने पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले कहा, जब ये फिल्ट्रेट इनसे पास होता है तो क्या होता है, ये पाइपलाइन क्या करती है, काम की चीजों को एब्जॉर्ब करती जाती है, जिससे कि जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो यूजफुल चीजें हैं, यूजेबल चीजें हैं, उनका वेस्ट ना होने पाए, राइट। अब देखिए यहां पर मैं जो चीज आपको वो कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं आपको जो चीजें यहाँ पे बता दूं, आई मीन जो चीजें ये अंडरलाइन कर लूं, आप उनको ही याद करिएगा, सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, सोडियम एंड पोटेशियम आर एब्जॉर्ब बाई, आपको याद रखना है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सोडियम एंड पोटेशियम आर एब्जॉर्ब बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब एनर्जी खर्च करके सोडियम और पोटेशियम फिल्ट्रेट से अब्सॉर्ब कर ली जाती है किडनी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्ट, 65% यूरिया इज एब्सॉर्ब बाय डिफ्यूजन, है ना। ये क्या करते हैं, यूरिया देखो यहां पर लिखा होगा, देखो यहां पर बना होगा, यूरिया अंदर, ये अमोनिया अंदर की तरफ चला जाता है, अमोनिया अंदर की तरफ चला गया, ठीक है ना। और ये देखें, ये जो बाहर की तरफ एरो बने हैं वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और जो अंदर की तरफ एरो बने हैं वो अंदर की तरफ चले जा रहे हैं, मतलब यूरिन में मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां पर हार्मोन रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, ग्लूकोज जो यूरिन में जा रहा था वो नहीं जाना चाहिए, अगर बंदे को डायबिटीज नहीं है, हम नॉर्मल यूरिन फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। एमिनो एसिड नहीं जाने चाहिए, वो रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, है ना। इसके बाद वाटर भी यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आप देखो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, ये आपको बातें याद रखनी है जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, जिन पे ध्यान देना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो फिल्ट्रेट है वो क्या है, आइसोटोनिक है। किसा है? आइसोटोनिक टू ब्लड, मतलब फिल्ट्रेट का और ब्लड का जो कंसंट्रेशन है, यहां पर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। क्लियर है भाई? एक यस बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, फाइन। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, मतलब कि अब फिल्ट्रेट आ गया कहां से भाई साहब, अब फिल्ट्रेट आप देखेंगे कि फिल्ट्रेट आ चुका है मेडुला वाले पार्ट। अब एक चीज यहां पे आपको याद रखनी पड़ेगी, याद रखने वाली बात यह है कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें लूप ऑफ हेनले में ये यू शेप एक लूप है, यू शेप लूप में जो नीचे की तरफ जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम लोग असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब आप देखेंगे ये असेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर के लिए है ना, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन NaCl के लिए परमिएबल है। देखिए वाटर के लिए इम्परमिएबल कौन, असेंडिंग लिम्ब। तो असेंड, आप देखें यहां पर डिसेंडिंग लिम्ब आती है मेडुला में। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है, दिस इज हाइपरटोनिक। तो फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो गया, क्यों, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसलिए फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक टू ब्लड बाई H2O एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसलिए ये क्या हुआ, फिल्ट्रेट ब्लड के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक, H2O को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। ये वाला पार्ट थिन होता है ना। और यहां पर क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब किसी भी तरह की एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती। अब ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है,
एसेंडिंग लिम्ब मैंने अभी बता दिया कि दिस इज इम्परमेबल टू वाटर बट दिस इज परमेबल टू NaCl, है ना। तो सॉल्ट NaCl वापस ले लिया जाता है और यूरिया देखिए फिर से यहां पे चला जाता है। अब यूरिया ये आया कहां से? एक तो ब्लड से आया था। क्या होता है कि ये वाली जो पाइपलाइन, जो साइड में इसके पाइपलाइन है, एक्चुअली ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट ये देखिए यहां पे लिखा हुआ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? यूरिन कलेक्ट करने का काम करती है। तो कुछ अमाउंट में यूरिया ट्रांसफ्यूज होता है। जो यूरिया ट्रांसफ्यूज होता है, लीक आउट होता है, उस यूरिया को एसेंडिंग लिम्ब रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये यूरिया के लिए क्या है? परमिएबल है। ये NaCl के लिए क्या है? परमिएबल है। लेकिन ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब मैं फिर से इसको ऊपर की तरफ ले आता हूं। अब हम लोग तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कहां पे? TCT, फिर पढ़ा हमने लूप ऑफ हेनले। अब पढ़ेंगे DCT में क्या होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। DCT में देखिए, अब देखो, तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट दूर होता है, इसीलिए इसको हम DCT कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं ना। तो ये वाला पार्ट दूर है। अब देखो DCT पे आ जाते हैं। DCT में अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जितने बताते आ रहा हूं सब नीट पे पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत बार। देखो यहां पर एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। उस हार्मोन की वजह से अंडर एल्डोस्टेरोन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसकी वजह से? एल्डोस्टेरोन की। ये सीक्रेट कहां होता है? एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाला ये हार्मोन। हार्मोन वाला पार्ट हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारा लास्ट चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो एल्डोस्टेरोन की वजह से DCT में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक और बात, यहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, फिर से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। किसके कंट्रोल में? अंडर ADS। देखो अब सब कुछ क्या हो रहा है, यहां पे एक्टिव एक्टिव एनर्जी खर्च करके एक्सपेंड करके हुआ, नीचे लूप ऑफ हेलने में क्या हुआ? पैसिवली हुआ। यहां पर हार्मोन्स के इंपैक्ट की वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अपने आप नहीं हो रहा। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम एब्जॉर्ब होता है। ADH, ADH को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ADH, ADH एब्जॉर्ब वाटर। तो ADH की वजह से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैंने नीचे लिख दिया कि कहां से सीक्रेट होता है, यहीं पे लिख दिया, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है। तो एल्डोस्टेरोन की इफेक्ट में सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है। ADH की इफेक्ट में, प्रेजेंस में, ADH की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और ADH आपका सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। यहां पर क्या होता है? आइसोटोनिक टू ब्लड, जो फिल्ट्रेट होता है वो फिर से यहाँ पे क्या हो गया? आइसोटोनिक हो गया, मतलब बराबर का कंसेंट्रेशन हो गया। अब यहां पर क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, हर नेफ्रॉन से कनेक्टिंग ट्यूब्यूल निकलती है और यहां पर आकर के फिल्ट्रेट को डाल देती है ना। अब फिल्ट्रेट यहां पे डाल दिया। चलिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोनों हार्मोन आपको याद रखने हैं, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे विस्तार बनाओ, यहाँ पे विस्तार बनाओ। ठीक है, चलो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूं। अब आते हैं नीचे। ओके ग्रेट। अब देखो, थोड़ा और छोटा कर ले। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हाँ, अब देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोडियम इज अगेन एब्सॉर्ब्ड अंडर डिस्प्लेस ऑफ एल्डोस्टेरोन। वही एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम का यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है। नाउ इट इज कॉल्ड यूरिन। अब हम यहाँ इसके लिए यूरिन टर्म यूज करते हैं। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, नॉट कनेक्टिंग, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्म हो गया, है ना। आप ये फिल्ट्रेट जो है, मतलब जिसको हमने यूरिन कहा, दिस इज यूरिन इज हाइपरटोनिक टू द ब्लड। यूरिन का कंसेंट्रेशन ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे यूरिन कैसा है? इट इज हाइपरटोनिक टू ब्लड। ठीक है, और कलेक्टिंग जो डक्ट होती हैं इसको कलेक्ट करती हैं। एक और चीज आखिरी, सोडियम इज एब्जॉर्ब अंडर एल्डोस्टेरोन। यहां पर भी सोडियम एल्डोस्टेरोन कहां पे? कनेक्टिंग डक्ट में भी, कलेक्टिंग डक्ट में भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। ग्लूकोज बाई
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी खर्च करके होता है और इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। और किस चीज का कहां पर क्या एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यूरिन फॉर्मेशन वाली प्रोसेस में। दिस इज द ओनली क्वेश्चन, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे आने वाले क्वेश्चन। बताइए किसी को भी यूरिन फॉर्मेशन में कोई दिक्कत बताओ? हाँ सर। ठीक है, तो अब लिख लिया जाए इसको, है ना, नोट डाउन कर लिया जाए जो मैंने आपको अभी तक समझाया, तो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलिए नोट कीजिए। यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कॉमा, selective reabsorption, selective reabsorption and tubular secretion, and tubular secretion. Next point. First, glomerular filtration. तो फर्स्ट सबहेडिंग डालिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हमने कहा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पहले ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood, on an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. Full stop. The glomerular capillaries are narrower than the afferent arterioles. The glomerular capillaries is The glomerular capillaries are narrower than afferent renal afferent arterioles. Full stop. Therefore, blood filtration takes place in high pressure. अंदर ये जो आपको रीनल आर्टेरियोल्स ये पड़ी हुई हैं, ये लाने वाली जो होती है एफरेंट होती है, इससे ज्यादा थिन है, ज्यादा नैरो है, जिसकी वजह से ये मोटे पाइप से आ रहा है और यहाँ पे पाइप्स पतले हैं कुल मिलाकर के, तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे फिल्ट्रेशन प्रेशर में होता है। ठीक है ना, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट contain a large amount of water, and other dissolved substances such as urea, comma, uric acid, comma, amino acid, comma, glucose, sodium, potassium, and vitamins, etc. अगला पॉइंट अंडरलाइन करके लिखना, इन नॉर्मल पर्सन glomerular
filtration rate is normal person glomerular filtration rate is 125 millimeter per minute. ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट हेडिंग इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम Bowman's capsule, filtrate enters into from Bowman's capsule, filtrate enters into PCT, enters into PCT. Full stop. Absorption of selected material. Absorption of selected material takes place from filtrate. Takes place from filtrate into the blood of particular capillaries, or vasa recta. Full stop. It is termed as tubular reabsorption. Full stop. Reabsorption involve both active and passive process. Next, about 65% of filtrate, is normally reabsorbed in PCT. About 65% of filtrate is absorbed before reaching into PCT. Reabsorb into PCT before reaching into loop of Henle. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट and water is reabsorbed. फुल स्टॉप. इसी में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को. सोडियम एंड पोटेशियम is reabsorbed. Sodium and potassium is reabsorbed by active process.
the filtrate is isotonic. The filtrate is isotonic at this point. Next, in loop of Henle, water is absorbed. In loop of Henle, water is reabsorbed. Water is reabsorbed by descending limbs. Descending limb, full stop. The filtrate become hypertonic. The filtrate become hypertonic to blood plasma. Next point, ascending limb, इसको स्टार बना के अंडरलाइन करो, ऑलरेडी कई बार पूछा क्वेश्चन है मेडिकल में. Ascending limb is impermeable to water. Ascending limb is impermeable to water, but permeable to potassium, chloride and sodium. But permeable to potassium, chloride and water. And underline, partially permeable to and partially permeable to urea. The urine is hypotonic to blood at this point. Urine is hypotonic to blood. Urine is hypotonic to blood at this point. Next, in DCT, active absorption of sodium ion. In DCT, active absorption of sodium ion. In DCT, active absorption of sodium ion. Active absorption of sodium ion from filtrate. Sodium ion from filtrate under the influence of aldosterone. Under the influence of aldosterone takes place. Full stop. एल्डोस्टेरोन, फिर अंडरलाइन करो इस पॉइंट को, और ये पूरा पॉइंट अंडरलाइन करना है, पहले वाला भी. एल्डोस्टेरोन is secreted by adrenal gland. Next, chloride ions are also reabsorbed at DCT. Chloride ions are also reabsorbed at DCT. Full stop. Water is reabsorbed here. Water is
reabsorbed here under the influence of water is reabsorbed here under the influence of ADH, under the influence of ADH, anti-diuretic hormone. Full stop. ADH is secreted by posterior pituitary. Full stop. At this point, blood is isotonic. At this point, blood is isotonic to blood plasma. Sorry, at this point, filtrate is isotonic to blood plasma. Next, at collecting duct, इसको भी अंडरलाइन करिएगा. At collecting duct, sodium is reabsorbed under the influence of aldosterone. Underline, the filtrate is now called urine. The filtrate is now called urine. Full stop. Thus, urine is hypertonic to blood. Urine is hypertonic to blood and isotonic to medullary fluid. Isotonic to medullary fluid. One last point. Some substances like glucose and amino acid, are reabsorbed actively, underline actively, into the blood by active transport. Last thing, one last point is last subheading. तो पहला हमने लिखा ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फर्स्ट, और सेकंड हमने लिखा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड पार्ट है, नोट करेंगे, ट्यूबुलर सीक्रीशन. ठीक है, नोट करो ट्यूबुलर सीक्रीशन क्या है. The cells of renal tubule, not only remove substances from filtrate,
but also excrete additional waste from blood by the process of secretion. Full stop. Thus, tubular secretion. So by the process of Secretion. Thus, tubular secretion is opposite to reabsorption. ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाले सब्सटेंस, ये ड्रग, हाइड्रोजन एंड क्रिएटिनिन एंड अमोनिया, ये क्या है? ये ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ये क्या है? ये एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट है किसके? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में बाहर चला जा रहा है और ये अंदर जा रहा है ना, इसलिए मैंने एरो अंदर की तरफ दिखाया गया। ठीक है, नोट करिए। क्रिएटिनिन कॉमा पिगमेंट्स, drugs including penicillin. Please repeat. Creatinine comma pigments comma drugs including penicillin are actively secreted into filtrate in the PCT. Full stop. Hydrogen ion and ammonia are also secreted into PCT. ठीक है, फुल स्टॉप। समझ आ गया? तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट समझ में आ गया? किसी को कहीं पे कोई डाउट पूछिए, अगर आपको अभी भी कहीं कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो पूछिए। सबको एकदम पूरा 100% क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी के पास? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आई नो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछिए, कोई कंफ्यूजन नहीं? सबको क्लियर है? बोलो भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। आदमी है तो हाँ बोलता है, ना बोलता है। ओके दीदी, फाइन, ठीक है। अंशिका, ऑल क्लियर? ओके ग्रेट। तो भाई साहब, एक और चीज मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको। Wait, give me 1 second. हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस क्या होता है, JGA। एक ये चीज दिया हो गया, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज ही है ना। मिक्चुरेशन का तो मतलब होता है यूरिन का सीक्रेशन, बॉडी से हीट आउट होना, बॉडी से यूरिन का बाहर निकलने की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन ना। तो भाई लोगों, अब आप समझिए JGA क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो wait.
देखो अब ये क्या है, ये है एफरेंट आर्टेरियोल, मतलब जो ब्लड को लेकर के आने का काम कर रही है, जिसमें कि ब्लड की एंट्री हो रही है, मतलब यहां पर इम्प्योर ब्लड आ रहा है, अनफिल्टर्ड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और ये वो पाइपलाइन है ना, जो पाइपलाइन कौन सी, ये डिस्टल डीसीटी की, ये है डीसीटी की पाइपलाइन। हाँ देखो, ये दे ही रखा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी का पाइपलाइन है ना। ये दोनों जहां पर मिलते हैं, ठीक है, टच कर, और ये यहाँ पर आपकी इफरेंट आर्टेरियोल है ना, मतलब कि जो प्योर ब्लड को लेकर के जा रहे हैं, प्योर ब्लड है ना, फिल्टर किया हुआ ब्लड लेकर के जा रहे हैं, ये तीनों एक जगह मिलती हैं। इन तीनों के मिलने के बीच में यहाँ पर आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही होंगी। इन सेल्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इन सेल्स को भाई साहब हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस है ना, JGA। तो यहाँ पर इनको कहा जाता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, JGA। चलो हेडिंग डालो, इसका स्क्रीनशॉट लो, हेडिंग डालो JGA। The muscles of both afferent and efferent arterioles, the muscles of both afferent and efferent arterioles are swollen and contain dark granules, full stop. These cells are called JGA, JGA, JGA cells. These cells are called. Sir, could you please repeat from the starting? The muscles of both afferent and efferent arterioles are swollen and contain some granules, full stop. These granules, swollen and contain some dark granules, full stop. These granules, these cells are called JGA. These cells are called JGA. Full stop. The granules are, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है, ये तो बात आपको डायग्राम से ही क्लियर है। The granules are composed of inactive renin. Granules are composed of inactive renin. रेनिन और भी हमने कहीं पढ़ा हुआ था, कहीं पढ़ा था क्या अदिति, कहीं पढ़ा था क्या हमने? अर्पित? यस सर, पढ़ा था कहीं पे? लीजा बताओ, पढ़ा था कहीं पे? सूरत? अंशिका? हाँ तो बताओ अदिति, कहाँ पे पढ़ा था, बताइए। क्या फंक्शन होता है इसका?
रेनिन ब्लड में तो हमने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन पार्ट में पढ़ेंगे। राइट, सूरत ने से बताया, हमने डाइजेशन में पढ़ा था। ऑनलाइन क्लास का एक डिमेरिट होता है कि आप किसी बच्चे को घूंसा नहीं मार सकते, वरना तुम लोगों को एक एक घूंसा मारता है। अच्छा एक बात बताना, मैंने बताया नहीं था कि रेनेट टेबलेट बनाते हैं, रेनेट टेबलेट से चीज बनाई जाती है, याद आया? Yes, sir. फिर एक एक घूंसा पड़ना चाहिए सबको। और मैंने ये भी बताया था कि रेनिन एक ऐसा हार्मोन एंजाइम होता है जो पूछा जा चुका है, रेनिन ऐसा एंजाइम होता है जो बच्चों में सिक्रीट होता है, एडल्ट में सिक्रीट होना बंद हो जाता है। याद आया? कुछ नहीं याद आया? Yes, sir. Yes, sir. फिर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली क्लास में किसी न किसी चैप्टर से, ह्यूमन फिजियोलॉजी किसी चैप्टर से, सबको स्पेसिफिक नेम लेकर के 5-5 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और अगर किसी को 3 से कम आए तो समझे रहना। फिर अगले क्लास में याद रखना, ह्यूमन फिजियोलॉजी रिपीट हो जानी चाहिए। कितना तो मैं इलाबोरेट करके बताता हूं, तुम लोग याद नहीं रखते हो, बिल्कुल नहीं याद रखते हो। तो ये इनएक्टिव रेनिन, तो इसका क्या मतलब हुआ? रेनिन एंजाइम भी है, यस रेनिन एंजाइम भी है और रेनिन हार्मोन भी, ठीक है? एक ही चीज है, यही ये एंजाइम ही हार्मोन की तरह भी फंक्शन करता है। तो एक जगह कहां से निकलता है, कहां से निकलता है? स्टमक से। और दूसरी जगह कहां से निकलता है? जेजीए से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस से। जो रेनिन हमारे स्टमक से निकल रहा था, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो रेनिन क्या है? वो रेनिन एंजाइम है। वो क्या करता है? मिल्क में पाई जाने वाली व्हाइट कलर की प्रोटीन केसीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है इन्फेंट्स में या बच्चों में। लेकिन एडल्ट्स में सीक्रेट होना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि उसका काम पेप्सिन करना स्टार्ट कर देता। बट जब वही रेनिन जेजीए से सीक्रेट होता है तो हम उसे हार्मोन कहते हैं। अब आप बात करते हैं आप इसका फंक्शन क्या, चलिए नोट करिए। रेनिन is an enzyme which act as hormone here. Renin is an enzyme which act as hormone here. Underline करो इस बात को। लेकिन रेनिन डायरेक्टली काम नहीं करता, अभी हमने पढ़ा ये इनएक्टिव है। अब भाई साहब रेनिन किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो अब देखो रेनिन किस में कन्वर्ट होता है। रेनिन कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। Renin convert into angiotensinogen, which is found into blood in form of टेंसिनोजन। लग गया, मतलब ये प्रो हार्मोन है, इन फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन। तो रेनिन कन्वर्ट हुआ, इनएक्टिव रेनिन कन्वर्ट हुआ, मतलब प्रो रेनिन, है ना? तो रेनिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन खुद में इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन में। और कहां पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। The angiotensin increases the blood pressure. Angiotensin increases the blood pressure, मतलब रेनिन क्या काम करता है? बीपी बढ़ाने का काम करता है। Angiotensin increases the blood pressure, पहला काम। अब दूसरा काम, एंजियोटेंसिन एक और काम करता है। एंजियोटेंसिन stimulate the secretion of aldosterone। अभी तो हमने पढ़ा aldosterone। angiotensin stimulate the secretion of aldosterone from adrenal gland, from
एड्रिनल ग्लैंड, फुल स्टॉप। और अभी हमने पढ़ा एल्डोस्टेरोन क्या काम कर रहा था, जल्दी बोलो। डीसीटी में सोडियम, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में और कनेक्टिंग डक्ट में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था, याद आया। एडीएच वाटर के रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था और एल्डोस्टेरोन सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था, ठीक है, फुल स्टॉप। thus it influences reabsorption of sodium ion, thus it influences reabsorption of sodium ion from blood. Sorry, sodium ion from DCT. ठीक भाई, समझ में आ गया, ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा, है ना, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स। इसमें एक और सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, लैसिक सेल्स। उनका फंक्शन आज तक किसी साइंटिस्ट को पता नहीं पड़ा। ये में एक और चीज पाई जाती है, बता देता हूँ एडिशनली, अगर आपको अपने दिमाग में रखना हो। इसमें एक और सेल्स पाई जाती हैं, लैसिक सेल्स, है ना। लैसिक सेल्स का लैसिस सेल है, लैसिस सेल, ठीक है। लैसिस सेल्स पाई जाती हैं, इनका कोई फंक्शन आज तक पता नहीं चला, इनका फंक्शन क्या है ना। चलो वो भी कोई किसी काम करें, ठीक है भाई, क्लियर है सबको, जे समझ आ गया। यूरिन फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, जे मैंने आपको बता दिया, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द मिक्चुरेशन। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इतना बढ़िया डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इससे आपको डायग्राम से याद हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स में जे दे तो रखा है, लेकिन बताया नहीं गया एग्जैक्टली होती क्या चीज है, किस बला का नाम है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो भाई साहब, मिक्चुरेशन नोट कर लिया जाए। मिक्चुरेशन भी पूछा जाता है, स्कूल वाले पूछते हैं, हालांकि नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूरिन को बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो एक आखिरी चीज और नोट करो, पुट द हेडिंग मिक्चुरिएशन, MICTURIEION, micturiation, the expulsion of urine from urinary bladder, expulsion of urine from urinary bladder is called micturiation, full stop. It is reflex process, but in grown up children and adult, it is controlled by voluntarily into some extent. It is Controlled voluntarily into some extent. छोटे बच्चे तो बिस्तर में भी कर देते हैं, बड़े बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब हमें यूरिन फील होता है कि यूरिनेशन होने वाला है, तो उस समय क्या होता है कि जो इंटरनल इंस्फिक्टर सेल होती है वो खुल जाती है, और अगर ज्यादा देर तक यूरिनरी ब्लैडर भर गया और बंदा उसके बाद भी नहीं जा रहा, तो उसको कंट्रोल, एक लिमिट के बाद वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। प्रेशर ज्यादा बढ़ जाने से एक्सटर्नल स्फिंक्टर सेल ओपन हो जाएंगे, वो रिलीज ओपन हो जाएंगी और यूरिनरी ब्लैडर
से यूरिन रिलीज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नर्व सप्लाई टू यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर, nerve supply to urinary bladder and internal sphincter internal sphincter are supplied by, एक सेकंड रुको, देखो मैं बता ही देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आगे लिखवाता हूँ। बाकी नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, नर्व्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है। आप तब तक के लिए इतना सिर्फ समझ लीजिए कि ये हमारा, ये जो ये वाला है ना, ये हमारी है इंटरनल। आपको जितना मैं समझा रहा हूँ बस उतना ही समझो आप। ये है आपकी ये वाली, ये भाई साहब है इंटरनल स्फिंक्टर, है ना। एक तो इंटरनल स्फिंक्टर हो गई और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ना, और ये आपकी यूरेथ्रा, है ना। और ये देखो, तो आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रही है सोमैटिक नर्व, है ना। और यहाँ पर जो आपकी ये इंटरनल स्फिंक्टर है, इसको इधर से ये हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया आई हुई है ना, तो ये पैरासिम्पेटिक कंट्रोल कर रही है और इधर से सिंपैथिक कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। तो चलो नोट करो, the urinary bladder and internal sphincter are supplied by both sympathetic and parasympathetic nervous system of autonomic nervous system, autonomic nervous system. Whereas external sphincter, whereas external sphincter is supplied by somatic nerve.
ठीक है। और एक पॉइंट और लिखो, द स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पेटिक, द स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पेटिक nerve causes contraction and relaxation of contraction and Please relaxation of the stimulation of parasympathetic nerve causes contraction and relaxation of internal sphincter, contraction and relaxation of internal sphincter, ठीक है। and it leads to emptying on urinary bladder, तो इंटरनल स्फिंक्टर को खोलने और बंद करने का काम करता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर उसको खाली करने का काम करता है कौन? पैरासिम्पेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है ना? नेक्स्ट, द सिंपैथेटिक नर्व causes relaxation of urinary bladder, causes relaxation of urinary bladder and constriction of internal sphincter, contraction of internal sphincter, it causes, तो इंटरनल स्फिंक्टर को बंद कर देता है और यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है, तो ये यूरिन को भरने के लिए का काम करता है। इट कॉजेस फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इट कॉजेस फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो सिंपैथिक क्या करता है? यूरिन भरने का काम करता है, फिलिंग का काम करता है ना? और ये क्या काम करता है? एम्प्टी करने का काम है ना? ठीक है, वन लास्ट, सोमैटिक नर्व मेंटेन, somatic nerve maintain the contraction of skeletal muscles so that the somatic nerve causes contraction of skeletal muscles so that external sphincter remains constricted, so that external sphincter remains constricted, full stop. During maturation it becomes inactive, है ना? ठीक है, क्लियर है भाई? ऑल क्लियर? सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एबनॉर्मल कंडीशंस कुछ यूरिन की, है ना? नहीं, एक चीज और बता दूं मैं आपको, डिसऑर्डर बाद में बताता हूँ। एक आर्टिफिशियल किडनी, एक चीज और दिखा देता हूँ।
आर्टिफिशियल किडनी आपने देखा होगा, किसी किसी बंदे की किडनी खराब हो गई और बोले इनकी डायलिसिस चल रही है या वो डायलेटर में है ना। तो डायलिसिस क्या होती है, डायलेटर होता क्या चीज? डायलेटर एक मशीन है जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। एक तरफ से बंदे का ब्लड जाता है, क्योंकि किडनी काम तो कर रही होती, काम ना करे तो किडनी बंदा तुरंत मर जाएगा। देखो किडनी काम ना करने का मतलब समझे ना, आदमी तुरंत मर जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी डोंट ट्राई इट, है ना। आपने देखा होगा ना कि डोमेस्टिक वायलेंस में, है ना, पता लगा पत्नी ने पति की चाकू घोंप के मारने की कोशिश की, लेकिन पति मरा नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि जब अनस्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल काम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही होता है। हम्म क्योंकि इंटेस्टाइन आदमी की कितनी जगह से फट जाए, 10 15 20 30 35, कितने चाकू लगे हैं आदमी को। ब्लीडिंग जबरदस्त पर नहीं होनी चाहिए, ब्लीडिंग कंट्रोल होनी चाहिए, आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा। ठीक है। इंटेस्टाइन हीलिंग बहुत जल्दी होती है इंटेस्टाइन की। दूसरी चीज क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेस्टाइन भी कई सारी जगह लगा दी जाती है, कई सारी, पूरी पूरी नहीं, कुछ पार्ट अगर ज्यादा डैमेज हो गया तो इंटेस्टाइन में अगर ज्यादा डैमेज हुआ तो आदमी बच जाएगा, उसको बचाया जा सकता है ना। बशर्ते कि उसमें इतना ब्लीडिंग ना हो, मतलब अब दुबला पतला आदमी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई तो उसी से मर जाएगा। अगर एक हेल्दी आदमी है और उसकी इंटेस्टाइन रप्चर हो जाएगी किसी वजह से, है ना, किसी इंजरी की वजह से, उसको बचाया जा सकता है। लेकिन किडनी अगर आदमी की डैमेज हो जाए, हार्डली 10 मिनट का खेल, हार्डली। मतलब ये आप मान लीजिए कि अगर एम्बुलेंस में लाइफ सेविंग एम्बुलेंस नहीं है तो उसको बचाना मुश्किल है। तो आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल किलर होते हैं ना, प्रोफेशनल किलर 2 चाकू मारते हैं और आदमी 10 मिनट में हार्डली मर जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, आप देखोगे जो डैगर यूज किए जाते हैं, वो चाकू मारने के लिए यूज किए जाते हैं, वो चाकू इस तरह के होते हैं, वो इस टाइप के आगे से पहने होते हैं, है ना। और वो इसका ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। ये प्रोफेशनली यही चाकू होते हैं जो आदमी को मारने के लिए यूज किया जाते हैं। ये क्या करते हैं कि चाकू को अंदर डाला, कहाँ पे, वो साइड, वो चाकू को फ्रंट पे नहीं डालते हैं, वो चाकू साइड पे मारते हैं, पीछे की तरफ। साइड पे किडनी होती है, रोटेट किया तो किडनी फंस जाती है, और बाहर निकाला तो इस डैगर के साथ में किडनी फट के बाहर आ जाती है। दोनों तरफ चाकू मारे, मतलब दोनों किडनी डैमेज कर। किडनी डैमेज होते ही 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में यूरिया पूरी बॉडी में फैल जाता है। यूरिया फैलते ही क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, बहुत सारे और भी ऑर्गन काम करने बंद कर देते हैं और आदमी मर जाता है। ठीक है। दैट्स हाउ इट एक्चुअली इट हैपन। तो इसीलिए जो इवन जब बम एक्सप्लोड होता है तो दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे मतलब अगर बम एक्सप्लोड ही हो जाए तो कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, किडनी नहीं डैमेज होती है। राइट। तो किडनी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यही प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में यही फ़र्क होता है ना? जिसका प्रोफेशनल किलर होते हैं। तो अगर किडनी किसी बंदे की डैमेज नहीं हुई, तो वो बच जाएगा, उसको मारा नहीं जा सकता, मतलब वो बच जाएगा। वो अगर किडनी डैमेज हो गई, तो फिर बिल्कुल खेल खत्म, है ना? तो देखो, अब जिस बंदे की किडनी ऑलमोस्ट बहुत कम काम कर रही होती है, उनको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। डायलिसिस पे मतलब उनको एक आर्टिफिशियल किडनी से सपोर्ट दिया जाता है। अब डायलिसिस क्या होती है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम डायलाइज़र कहते हैं, है ना? जैसे हीमोडायलिसिस मतलब वही ब्लड की डायलिसिस। तो देखो, क्या होता है कि एक तरफ से हमने लगाया कैडुला जिससे ब्लड जा रहा है ना? तो देखो, यहाँ पर एट्रियल प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, आर्टरी का जो प्रेशर उसको मॉनिटर का। ब्लड इज रिमूव फॉर क्लीनिंग, तो हमने वेन से ब्लड निकाला और इसको क्लीनिंग। यहाँ पर क्या होता है, हेपेरिन डाल दिया जाता है। हेपेरिन हेपेरिन एक हार्मोन होता है। हेपेरिन हार्मोन क्या करता है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होता, कि ब्लड क्लॉट ना होने पाए। यहाँ पर एक ब्लड पंप लगा होता है, एक मोटर होती है जो ब्लड को यहाँ से निकाल के पंप करती है। पंप करने के बाद ये यहाँ पे मेजर करते हैं, हर जगह प्रेशर मेजर किया जाता है कि ऐसा ना हो स्पीड से ब्लड अंदर जाने लगा, ऐसा भी ना हो स्पीड से ब्लड निकलने लगे बाहर, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर ये डायलाइजर है। डायलाइजर में क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अंदर, है ना। और यहाँ पर एक तरफ से डायलिसिस इन फ्लूइड, तो यहाँ से एक तरफ से फ्लूइड अंदर जाता है और डायलिसिस फ्लूइड इज रिमूव। तो ये क्या करता है, जब यहाँ से फ्लूइड जाता है और ये बाहर आता है, तो फ्लूइड क्या करता है, उसमें जितना भी यूरिया होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यूरिया को एब्जॉर्ब करके ब्लड से पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। फिर क्या करते हैं, ये डायलाइजर इनफ्लोइंग ब्लड मॉनिटर, यहाँ से ये ब्लड के इनफ्लो को मॉनिटर करता है और एक क्लीन ब्लड
रिटर्न टू द बॉडी, और बॉडी में फिर से क्लीन ब्लड चला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमियोडायलिसिस बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। दिस इज एन आर्टिफिशियल किडनी। क्लियर है? क्लियर? नोट करो एक चीज इसी में, डायलिसिस में, डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। चलिए नोट करिए। आर्टिफिशियल किडनी is hemodialysis machine through which toxic substances are removed from the body. Next, the dialyzer remains filled with dialyzing fluid, which contain the same quantity of electrolyte and nutrient as blood plasma contain, but it do not have waste. The cellophane, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है अंदर, है ना, the cellophane tube is kept in dialyzing fluid the membrane of cellophane tube is impermeable to blood and protein, but permeable to urea, uric acid, creatinine, uric acid, creatinine and mineral ions. ठीक है? डॉक्टर बेल्डिंग एच स्क्राइबर ने ये बनाई थी मशीन। डॉक्टर बेल्डिंग एच स्क्राइबनर, ये भाई साहब थे जिन्होंने मशीन बनाई थी। ठीक है, अब नोट कर लेते हैं डिसऑर्डर, है ना, डिसऑर्डर नोट कर लेते हैं। डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर है यूरेमिया। नोट करो, in this there is high concentration of non-protein nitrogen which include urea, uric acid and creatinine. Full stop. Urea accumulation in blood
urea accumulation is in blood is comparatively high in uremia. डायलिसिस के थ्रू इसको क्योर कर सकते हैं यूरेमिया को. सेकंड, रीनल फेलियर, रीनल और किडनी फेलियर क्या होती है? रीनल और किडनी फेलियर क्या होती है? नोट करो. इट इज decrease, it is decrease or failure of glomerular filtration. In acute conditions, both kidney stop working. ठीक है, इसका भी डायलिसिस, इसका भी इलाज है. नेक्स्ट, जिसको आप किडनी स्टोन कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई कहते हैं हम लोग उसको. रीनल कैल्कुलाई. नोट को, रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन. The stone gives rise to severe pain, starting in back and radiating down to front of thigh, full stop. Stones are insoluble mass of calcium oxalate. ठीक है, और रीनल कैल्कुलाई हो गया. डायबिटीज और लिख लो, डायबिटीज इंसिपिडस. हालांकि मैं डायबिटीज छोड़ो, मैं डायबिटीज आपको पढ़ाऊंगा. उसमें डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है. एक्चुअली दो तरह की डायबिटीज होती है ना, तो दोनों डायबिटीज मैं आपको पढ़ाऊंगा. उसमें हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा. और हाइपरटेंशन एक और लिख लो. हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नोट करो. हाइपरटेंशन is caused by secretion of large amount of renin which leads to formation of angiotensin which causes हाइपरटेंशन. है ना, ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देगा, हाइपरटेंशन जाएगा. ठीक है, और डायबिटीज मैं आपको बताऊंगा, है ना. बताओ भाई, क्लियर है सबको? तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. बताइए भाई, किसी को कहीं पे कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो बताएं, तो हम लोग फिर ये, बिकॉज दिस वाज ऑल अबाउट द
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला वाला चैप्टर क्या है ना। तो आई थिंक केमिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब कुछ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कुछ खास नहीं इसमें। स्लाइडिंग फिलामेंटिक थ्योरी एक पार्ट है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो बाकी सब मतलब जॉइंट्स वगैरह हैं, बोन्स के नाम है ना, वो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। क्लियर? बोलो भाई, किसी को और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप हेडिंग डाल दीजिए कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट मैं स्टार्ट करूंगा, और बार बार तुम लोग भूल जाते हो, इसको डाल के रखो हेडिंग को, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूं तो आप मुझे रिकन्फर्म करो। हालांकि मैं अपने पास नोट करके रखता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, बट स्टिल रिकन्फर्म करना होता है, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मिस्टेक हो, राइट। तो आप लोग याद करके रखा करो, है ना। कई बार क्या होता है कि मैं कई बार क्लास में भूल गया नोट करना, तब फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप लोग याद करके रखो तो ठीक है। और रिवीजन सब लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का करेंगे। मैं अगले क्लास में कुछ पूछ सकता हूँ, है ना, जो भी मैंने पढ़ाया मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।